द वॉर दैट शुक योर पोर्टफोलियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। पिछले कुछ दिनों से जिस दिन से यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक इनिशिएट करी है, उस दिन से हमारी मार्केट में निफ्टी में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स लाल में ट्रेड कर रहे हैं। प्लस हमारा पोर्टफोलियो भी उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड कर रहा है। ज्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो या तो डीप रेड में है या फिर मार्जिनली पॉजिटिव में है। इस वॉर को चलते हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को क्या जानना चाहिए कि यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बेसिस पे हमारी मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फरवरी 28, 2026 को ये वॉर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से लेकर अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया भर का करीब 20% से ज़्यादा का क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। और ईरान ने कहा है कि अगर वहां से कोई भी शिप पास होगा उसको मैं बम्बार्ड करूंगा या फिर उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ सेलेक्टेड शिप्स को ही वहां से जाने दूंगा। और जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10% ज़्यादा की फॉल दिखा चुका है। अब ऐसा क्या हुआ और हम इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे कि यहाँ पर यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। जून 2025 में यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में अटैक किया, जिसकी वजह से ईरान को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। और उसके बाद 12 दिन के बाद वहां पर सीज फायर हो गया। फिर जनवरी 2026 में ईरान के अंदर ही उनके सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से उसको सप्रेस करने के लिए वहां के सुप्रीम लीडर ने काफ़ी वायलेंट अप्रोच अपनाई, जिस वजह से हजारों लोगों की जान गई। जिसकी वजह से हमारे दयालु ट्रम्प साहब को काफ़ी दया आ गई और उन्होंने ईरान को धमकी दी कि अगर तुमने यहाँ पर पॉज नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ऊपर मिलिट्री एक्शन भी कर सकता हूँ। और फिर 6 फरवरी 2026 को यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डिस्कशंस चल रहे थे वो कंप्लीटली फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूएस ने ईरान से कहा कि तुम्हारे पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका तुम अपनी कंट्री से अब्रॉड किसी और कंट्री में रखो, जिसको ईरान ने नहीं माना और वो न्यूक्लियर डिस्कशंस वहीं पर फेल हो गए। जिस वजह से 28 फरवरी 2026 को हमारे दयालु ट्रम्प साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक इनिशिएट कर दी। ऐसा कहते हैं कि इस स्ट्राइक की वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और फिर वॉर इनिशिएट हुआ। इस वॉर को यूएस ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब देखते हैं कि दोनों साइड की मिलिट्रीज ने अभी तक क्या क्या एक्शंस लिए हैं। यूएस और इजराइल की बात करें तो यूएस और इजराइल ने टामाहॉक मिसाइल्स, B2 बम्बर्स का यूज किया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया, जिस वजह से ईरान को काफी नुकसान हुआ। यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय किए, प्लस ईरान के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर नेवल फ्रिगेट था उसको भी डिस्ट्रॉय किया और पानी में डुबो दिया। इसके ऊपर ईरान ने क्या एक्शन लिया? ईरान ने जो भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज थी उनके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स को लॉन्च किया। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जहां से मैक्सिमम 20% ऑफ द क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, उस रूट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया और सिर्फ सेलेक्टेड पासेज को अलाउ किया। ईरान ने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी अटैक किया, जिसकी वजह से दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। प्लस जो उसके आसपास के गल्फ कंट्रीज हैं उसके ऊपर भी ईरान ने हमला किया। तो अभी तक दोनों साइड्स की मिलिट्री ने यही एक्शन लिया है। कल तक इस वॉर को चलते हुए 15 दिन हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि अभी तक का सिचुएशन क्या है। अभी तक अब सिचुएशन देखो तो वॉर अभी भी चालू है और स्ट्राइक्स चल रही हैं। कभी यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं और वही ईरान यूएस के पास डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकता, बिकॉज उसके पास उस लेवल के वेपन्स नहीं है। उसके आसपास जहां पर भी यूएस के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ईरान उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो अभी तक कॉम्बैट चालू है और स्ट्राइक्स चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर। प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जहां से दुनिया भर का 20% का क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। ऑलमोस्ट जीरो ट्रैफिक वहां से फ्लो हो रहा है। जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की उसके ऊपर भी यूएस ने अटैक किया है, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया है। जो ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर थे जो मारे गए थे, उनके बेटे को ईरान ने चूज किया है। लेकिन मीडिया की खबरें माने तो जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी भी कुछ हालत ठीक नहीं है और यूएस की स्ट्राइक्स में उनकी भी काफ़ी चोटें लगी हैं। अगर आप मीडिया की मानो तो अब धीरे धीरे सीज फायर की बातें शुरू हो गई हैं और ईरान और यूएस हो सकता है किसी ना किसी कंक्लूजन पे निकले आए। तो एक्टिव कॉम्बैट्स चल रहे हैं, क्रूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी भी ब्लॉक्ड है, न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नए सुप्रीम लीडर आ चुके हैं और सीज फायर की बातें शुरू हो चुकी हैं। ये सब तो हो गया, लेकिन अब इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है? मान लीजिए हमारे ट्रम्प साहब को गुस्सा आ गया कि नहीं मैं तो अब ईरान को ख़त्म करके ही रहूँगा। तो इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी बंद है, हो सकता है वो आगे भी 1-2 हफ्ते बंद रहे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर का जो 20% क्रूड ऑयल वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है वो अभी भी ब्लॉक रहेगा, जिसकी वजह से दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। हमारे देश में भी ऑयल के प्राइसेस स्पाइक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में भी इन्फ्लेशन की दिक्कत शुरू हो सकती है और प्राइसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि जो रीजनल वॉर है वो भी इनिशिएट हो जाए। मतलब जैसे ईरान ने उसके आसपास की कंट्रीज पे जहाँ पर भी यूएस के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, और अगर उन्होंने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया और यूएस के सपोर्ट में चले गए तो यहाँ पर फिर रीजनल वॉर इनिशिएट हो सकता है। जैसे हिजबुल्लाह का वॉर दोबारा इनिशिएट हो सकता है, इराक, सीरिया, यमन ये भी दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। सऊदी ऑयल फील्ड्स में अगर अटैक हो गया, जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में क्रूड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और अगेन इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। थर्ड सिनारियो जो कि बिल्कुल वर्स्ट केस सिनारियो है, चांसेस नहीं है कि ऐसा होगा, बट स्टिल अगर हम माने कि यूएस ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो उसका नुकसान दुनिया भर को काफ़ी बुरा हो सकता है। और ऐसा क्यों हो सकता है?
बिकॉज इस समय जो ईरान ने कहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सिर्फ उन शिप्स को जाने दूंगा क्रूड लेकर जिन्होंने पेमेंट युआन में करी होगी, और अगर उन्होंने पेमेंट डॉलर में करी होगी तो मैं उन शिप्स को नहीं जाने दूंगा। अभी आज के टाइम में जो भी क्रूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसकी ज़्यादातर पेमेंट या फिर ऑलमोस्ट सारी पेमेंट डॉलर में ही होती है, और अगर युआन की एक्सेप्टेंस बढ़ गई तो उस वजह से डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाएगी, और अगर डॉलर की डोमिनेंस कम हुई तो उसका नुकसान सीधे सीधे यूएस को होगा, और हमारे दयालु ट्रम्प साहब को इसका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए हो सकता है वो न्यूक्लियर अटैक भी कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, और अगर न्यूक्लियर वेपन को यूज़ हुए तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वजह से दुनिया भर में हर तरफ लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे इन्वेस्ट करके? आपको बचना चाहिए मार्केट से पैसा निकालने के लिए। तो इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो आप भूल जाओ कि मार्केट में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो अब देखते हैं कि अभी तक इस वॉर का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था आज तक का वो था 5 जनवरी 2026 को 26,373, जो कि वॉर से पहले की सिचुएशन है, और वहां से लेकर अभी तक निफ्टी करीब 10% से ज्यादा की फॉल दिखा चुका है। और 28 फरवरी जिस दिन वॉर इनिशिएट हुआ था उस दिन का निफ्टी का हाई था 25,476। तब से भी सेंसेक्स भी करीब 2300 पॉइंट की एक दिन की फॉल दिखा चुका है। प्लस निफ्टी ने भी 13 मार्च को जो लो दिखाया था वो था 23,112। 13 मार्च क्यों? क्योंकि फ्राइडे को जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तो फ्राइडे को निफ्टी का लो था 23,112। जब से वॉर इनिशिएट हुआ तब से लेकर फ्राइडे तक निफ्टी ने करीब 2000 पॉइंट्स की फॉल दिखाई थी 15 दिन के अंदर अंदर, और रूपी भी अपने रिकॉर्ड लो पे ट्रेड कर रहा था 92.53 तक। कौन कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट हुए थे? सेक्टर्स इंपैक्ट जो हुए थे वो पीएसयू बैंक्स, ऑटो, एफएमसीजी, पेंट्स, एविएशन, आईटी और टेक, ओएनजीसी जैसी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, या फिर गोल्ड, डिफेंस, इन सेक्टर्स में थोड़ा सा पॉजिटिव रिकवरी दिखाई थी। गोल्ड तो एनी वजह सेफ हेवन माना जाता है। अब देखते हैं कि इंडिया की इसके ऊपर क्या डिपेंडेंसी थी, या फिर इंडिया का क्या एक्सपोजर था इस वॉर के ऊपर। सबसे पहला रीजन है क्रूड। इंडिया का 50% से ज्यादा का क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, और उसको ब्लॉक करने की वजह से इंडिया में जो क्रूड की सप्लाई है वो काफी कम हो गई है, जिस वजह से मार्केट ने प्रेशर लिया और एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाया। उसके अलावा दूसरा है कि हमारा जो रुपी है, इंडियन रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता जा रहा है, जिस वजह से हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली होते जा रहे हैं। अब इंपोर्ट कॉस्टली होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेगा, जिस वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। तीसरा रीजन जो इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है वो है कि गल्फ कंट्रीज में जो भी एक्सपोजर है इंडियन कंपनीज का, उसने भी नेगेटिव इंपैक्ट लिया, बिकॉज गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी ईरान इस समय अटैक कर रहा है, जिसका इंपैक्ट हमारी मार्केट ने भी लिया और नेगेटिव रिएक्शन दिखाया। चौथा जो रीजन हो सकता है वो है कि एफआईआईज की सेलिंग। एफआईआईज लगातार हमारी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और ग्लोबल रिस्क जो भी चल रहा है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है। वो अलग बात है कि डीआईआईज अभी भी हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी संभली हुई है, लेकिन एफआईआईज लगातार मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। और अगर एफआईआईज की बाइंग वापस आई और डीआईआईज ने भी बाइंग कंटिन्यू रखी तो हमारी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और अब मेरे ख्याल से उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी मार्केट का क्या आउटलुक है और हमारी मार्केट अब आगे किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो क्या हमारी मार्केट में अब यहाँ से बाउंस आ सकता है? यस, मेरे ख्याल से हमारी मार्केट में यहाँ से बाउंस आ सकता है। उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? एज पर मीडिया चैनल्स या फिर न्यूज़ चैनल्स, ईरान की जो मिलिट्री है या फिर डिफेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और यूएस ने उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सीज फायर की बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर सीज फायर की बातें स्टार्ट हो चुकी हैं और सीज फायर किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है, प्लस अगर सीज फायर होता है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जहाँ से क्रूड की सप्लाई बंद कर रखी है अभी ईरान ने, वहाँ से क्रूड की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे और उसको मार्केट पॉजिटिव ले सकती है, और हो सकता है मार्केट में फिर एक पॉजिटिव बाउंस आए। डीआईज हर डिप में लगातार बाइंग कर रहे हैं, और अगर डीआईज बाइंग करते कंटिन्यू रखते हैं और मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट होती है तो एफआईआई जिन्होंने हायर लेवल्स पे सेलिंग कर रखी है उनको वहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब उनको नुकसान होगा तो वो अपनी पोजीशन को शॉर्ट कवरिंग करना स्टार्ट करेंगे, और अगर उन्होंने अपनी पोजीशन को शॉर्ट कवरिंग करना स्टार्ट करी तो मार्केट में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन रह सकता है, बहुत शार्प रिकवरी आ सकती है। प्लस हिस्ट्री भी यही कहती है, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है कि हमारी मार्केट ने हर एक वॉर के बाद रिकवरी दिखाई है, उसका 100% का हिट रेट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर हम नो माने, मतलब अगर मार्केट में अभी भी रिकवरी नहीं आ सकती है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो आगे भी बंद रहे, जिसका मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और मार्केट में एक और प्रेशर आ सकता है। उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। प्लस ईरान ने जो सऊदी की ऑयल फील्ड्स हैं उसके ऊपर भी अगर अटैक कर दिया और वहाँ पर जो भी रिजर्व्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर ये वॉर आसपास की ईरान की कंट्रीज के ऊपर भी स्प्रेड हो जाता है, मतलब अगर ये वॉर एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। प्लस एफआईआईज अपनी सेलिंग को और बढ़ा देते हैं तो वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 5 रीजन हो गए कि मार्केट में पॉजिटिव क्यों रह सकता है और 5 रीजन हो गए कि मार्केट में नेगेटिव क्यों रह सकता है। अब हमारी मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और हमारे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? सबसे पहला है कि आप शांत रहिए। अगर आप पैनिक सेलिंग करते हो और जो आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स जिनको आप होल्ड करके बैठे हो, अगर आप उनसे निकल जाते हो तो वो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज
जब मार्केट में बाउंस आएगा तो जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बाउंस करेंगे, इसका मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो और आप हो सकता है वो रैली मिस कर दो। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हो तो ये टाइम है उनको एक्यूमुलेट करने का। अब मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा है कि आप ये स्टॉक जाकर बाई करो या फिर वो स्टॉक जाकर बाई करो या फिर आप स्टॉक होल्ड करके बैठे रहो। आपकी चॉइस है, आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको खुद डिसीजन लेना है, लेकिन मेरा चॉइस ये रहेगी कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को होल्ड करूंगा और उसको और एक्यूमुलेट करूंगा। अगर आप स्टॉक सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई बाई कर रहा है, तभी आप उसको सेल कर पा रहे हो। और अगर कोई बाइंग कर रहा है तो वो इस समय रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं होगा, वो अपना बुरी तरह से डरा हुआ है बेचारा कि मैं क्या करूं, उसके पैसे सारे फंसे हुए हैं, तो वो और पैसा तो लगा नहीं सकता। तो वो कौन कर रहा होगा? वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स ही कर रहे होंगे। और जब वो ट्रेड करेंगे और उनको जब पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा और जब वो अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन में आएंगे तब आप वहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट करोगे और वो उस समय एग्जिट होंगे। तो आप हमेशा ये सोचोगे कि मैंने बाइंग किया और तब मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। दूसरा इंपैक्ट हो सकता है कि आप ऑयल के प्राइसेस को रेगुलरली ट्रैक करो। अगर ऑयल के प्राइसेस ईज आउट होते हैं या फिर साइडवेज जाना शुरू होते हैं और धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और उसके बाद मार्केट में रिएक्शन आ सकता है। तीसरा हो सकता है कि बाई क्वालिटी स्टॉक्स इन ट्रांचेस। जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि पैनिक में आकर सेलिंग मत करिए। अगर आप अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हो तो आप उसको होल्ड करिए और उसको एडिशनल बाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उस 1 लाख रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड करिए या फिर 3 पार्ट में डिवाइड करिए। आप महीने के पहले ट्रेडिंग डे को उस 25,000 रुपए के लगाइए और उस स्टॉक की जो भी वैल्यू चल रही है उसको बाई कर लीजिए। चौथा ऑप्शन हो सकता है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। अगर आपने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये सही टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, बट अपने पोर्टफोलियो का 15-20% आप गोल्ड में इन्वेस्ट रखिए। उससे क्या होगा, गोल्ड एक सेफ हेवन है। अगर कहीं भी वॉर की सिचुएशन आती है तो गोल्ड एक अच्छा हेवन है और गोल्ड के चांसेस कम है कि वो फॉल करेगा। पांचवा हो सकता है कि आप अवॉइड एविएशन और पीएसयू बैंक्स को अवॉइड करिए। एविएशन इसलिए बिकॉज अगर क्रूड का प्राइसेस बढ़ेगा तो एविएशन को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। पीएसयू बैंक्स बिकॉज गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडीज या फिर कुछ पास ऑन करना होगा बेनिफिट मार्केट को, तो वो पीएसयू बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और लास्ट, थिंक ईयर्स नॉट डेज। आपको लग रहा है कि आपने आज इन्वेस्ट किया, कल मार्केट बढ़ना शुरू होगी और आपको कल प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1-2 दिन के लिए, महीने भर के लिए मत सोचिए, ईयर्स के लिए, 2 दिन, 2 साल, 3 साल इनके लिए सोचिए, तब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि हर वॉर के बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, लेकिन वो रिकवरी तुरंत नहीं आ गई है, उसमें 1-2 साल लगे हैं। तो बॉटम लाइन क्या कहती है? बॉटम लाइन ये कहती है कि वॉर इज बिग बट नॉट न्यू, मतलब वॉर पहले भी हो चुके हैं और हर बार मार्केट ने रिकवरी ही दिखाई है। दूसरा बॉटम लाइन ये कहती है कि ऑयल इज द की वेरिएबल टू वॉच। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब तक ब्लॉक रहेगा तब तक मार्केट में प्रेशर रहेगा, और जिस दिन से न्यूज़ आना शुरू हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अब खुल रहा है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मार्केट को रिकवरी दिखाने का। तीसरी बॉटम लाइन है कि पेशेंस ऑलवेज विन। अगर आप पेशेंटली अपने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को होल्ड करके बैठे हो तो उसको होल्ड करिए और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि उसको और एक्यूमुलेट करने का मौका आएगा। अगर आप पैनिक में आकर उसको सेलिंग कर दोगे तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है, बिकॉज जब उसमें रैली आना स्टार्ट होगी तब आप वो रैली मिस कर दोगे। आपके इस बारे में क्या विचार है कि मार्केट में अब बॉटम बन चुका है या फिर मार्केट में और फॉल आएगा या फिर मार्केट में यहाँ से रिकवरी आएगी? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।